बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ मैं आपको वेबिनार में। अच्छा, आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और वही रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने टेक टॉक में वही सीजनल ट्रेडिंग को और इलियट वेव को डिस्कस किया था, और जो सीजनल ट्रेडिंग में अप्रैल की क्लोजिंग्स थी उसका हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे, जिसमें 46,432 अपर साइड पे था कि अगर उससे ऊपर क्लोज होती है तो फिर मार्केट एक नया जोन दिखा सकती है, एक नई हाई दिखा सकती है 47,300 से ऊपर। और अगर 43,768 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो फिर ये कि मार्केट ओवरऑल तो ग्रीन इंडेक्स रहेगा अप्रैल में, बट नया हाई दिखाने के लिए मार्केट का जो है वो मुश्किल लगता है। तो उसको हम आगे फर्दर भी आज इंडेक्स व्यू में डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीक में हमने जो स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे उसमें पीआरएल था, टीआरजी था और जीएचएनआई था। तो पीआरएल में जो नीचे की सपोर्ट एरिया 25-40 दो तीन दफा टेस्ट हुआ है, बट 27 रुपये 70 पैसे का उसका हाई लगा। हमने 2885 का कहा था, तो ये ट्रेड प्लान अभी इंटैक्ट है। दूसरा ये कि टीआरजी और जीएचएनआई इनमें कुछ वॉच आउट लेवल ऊपर के बताए थे कि अगर उससे वो नहीं क्लोज होता ये स्क्रिप्ट जो दोनों है टीआरजी एंड जीएचएनआई, तो उनको वहां पे शॉर्ट भी किया जा सकता है। तो जिन्होंने शॉर्ट को ऑप्ट किया उसके लिए नीचे के सपोर्ट लेवल जो है वो टेस्ट हुए और वो ट्रेड प्लान उनके अच्छे रहे होंगे, क्योंकि वॉच आउट लेवल से ऊपर की क्लोजिंग्स नहीं थी। तो आगे चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज फरहाद हम हमारे साथ टेक टॉक में क्या डिस्कस करते हैं। जी फरहाद, over to you। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज टेक टॉक में हम थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग स्किल्स और रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकी, ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने शुरू किया। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बोर्ड को देख के या किसी भी आप स्क्रिप्ट को देख के, वॉल्यूम्स को देख के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और क्या कहते हैं बाय और सेल कर देते और फिर उसके बाद रियलाइज़ करते हैं, बहुत से नहीं भी करते कि गलती हो गई है, और उसके बाद जो है वो लॉस जो है वो लंबे लॉसेस बनते चले जाते हैं, फिर पैसे स्टक हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं और फिर बुरा भला स्टॉक मार्केट को ही कहा जाता है। तो इसके लिए ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती क्या है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए, आपको प्लान करने चाहिए। सबसे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रेड प्लान। आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर होनी चाहिए, कोई लॉजिकल रीज़न जिसके जिसके बेस के ऊपर आप एक ट्रेड को पिक करना चाह रहे हैं, किसी स्टॉक को लेना चाह रहे हैं, बाय सेल करना चाह रहे हैं, जो भी वॉट एवर यू हैव टू डू। सबसे पहले तो ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए। ट्रेड प्लान में दो बेसिक आपकी चीज़ें आती हैं मेरे लिए। एक स्ट्रैटेजी आती है और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आती है। अब स्ट्रैटेजी में अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कोई सब इंडिकेटर, आप मैकडी, बोलिंजर बैंड को, आप आरएसआई को, आप जिस चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं, देखिए स्ट्रैटेजी टेक्निकल्स पे या फंडामेंटल्स पे कोई भी 100% नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा। और दूसरी बात, जो भी आप स्ट्रैटेजी को ले रहे हैं, ठीक है, जो मार्केट में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलियट वेव थ्योरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, या अगर मैं वाइकॉफ के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर मैं डाउस थ्योरी के ऊपर बात करता हूँ, तो वो सारी थ्योरीज जो है वो प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, वो 100 साल से चलती हुई आ रही है और वो मार्केट में है। अब वो 70% कहीं ठीक होती हैं, कहीं 30% लॉस में चली जाती है, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि मैं इस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर ये स्टॉक खरीद रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी सीमेंट, अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं, सीमेंट के डिस्पैचेस नंबर्स आए हैं, आपने देखा कि यार बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, तो आपने जाके बाय किया। आपके पास एक प्लान था कि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले क्वार्टर में भी इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो आपने इस क्वार्टर में जाकर उसकी बाइंग की और अब आप नेक्स्ट क्वार्टर में उसके नंबर्स देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, और अगर आपको लगेगा कि ये ग्रोइंग कंपनी है तो मैं इसको होल्ड रखूंगा, और अगर आपको लगे कि यार ये अब जो है वीक हो रहा है, इसकी वैसी प्रोडक्शन नहीं रही या वैसे सेल्स और रेवेन्यूज नहीं रहे, तो मैं इसको जाके ऑफलोड कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक ट्रेड प्लान था, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ दूसरा की फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
जब भी आपने कोई स्क्रिप्ट बाय किया तो आपको पता हो कि अगर आपका 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो आप 50,000 का लॉस ले सकते हैं, 60,000 का लॉस ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप बाय करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप फौजी सीमेंट बाय करते हैं 23 रुपये पे, और आपने पूरे 1 मिलियन शेयर्स के पैसों का ले लिया, तो अब आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है कि यार मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ, 100,000, 200,000, ठीक है। आपके पास हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप क्या कहते हैं, कोई भी ट्रेड ले रहे हो। तो इसका ये मतलब है कि ट्रेड प्लान में दो बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं, जो इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट होता है। इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें। कभी भी ब्लाइंडली जाके सुबह उठे, आपने देखा कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो है वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और मैं जाके इसको बाय कर लेता हूँ, मैं आज रात तक ही अमीर हो जाऊंगा। तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आपने अभी स्टॉक लिया और 15 मिनट में वो बढ़ा और आपके पैसे बन गए। अगर तो बन गए, गुड इनफ। उसके बाद जो आपकी अगली ट्रेड होगी वो उससे ज़्यादा बुरी होगी। आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, आप उसी तरीके से उसको बाय करेंगे कि उसी होप के साथ प्रीवियस ट्रेड मेरी बहुत अच्छी रही है तो मैं ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता हूँ और मैं और ले लेता हूँ, और वो भी आपकी ब्लाइंड ट्रेड थी, कोई ट्रेड प्लान नहीं था। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब आपने ट्रेड प्लान किसी भी स्ट्रैटेजी की बेस पे ली, किसी को फॉलो करते हुए ली टेक्निकल्स के ऊपर, या किसी की फंडामेंटल रिपोर्ट पढ़ के आपने उसके ली, जब आपने स्टॉक ले लिया, अब आप उसके ट्रेड प्लान का इंतज़ार करेंगे। मतलब आपने स्टॉप लॉस का वेट करेंगे और टारगेट प्रॉफिट का वेट करेंगे। अगर तो बीच में इन कुछ टाइम के लिए वो रेंज बाउंड हो जाता है, आपके टारगेट्स नहीं हिट होते, आप अपने प्लान जो आपने एक नोट किया हुआ था कि मैंने इस प्लान को देखते हुए बाय किया था, क्या वो इंटैक्ट है या नहीं, या आप अपने आप से सवाल करें, बजाय इसके कि आप किसी और के पास चले जाएं जिसको उसका पता ही नहीं और आप उससे डिस्कस करने बैठ जाएं। वो कहेंगे वो तो फारिग शेयर है जी, वो तो ख़त्म हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब आपका क्या हुआ, जो आपकी वैल्यू बाइंग थी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी या कुछ भी था, तो वो आप शेकी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा ही नीचे आया तो आपको लगेगा कि ख़त्म है, कंपनी बर्बाद हो गई, मेरे पैसे भी चले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड प्लान हमेशा आपके पास होना चाहिए और आप उसी ट्रेड प्लान पे स्टिक रहें और उसको फॉलो करें। अच्छा, अब ये दो, अब इमोशंस जो आते हैं, ट्रेडर का जो माइंडसेट है, ये बड़ा की रोल प्ले करता है मेरे ख्याल में। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, 70 to 80% उनकी माइंडसेट की गेम होती है। और जो गलतियां ये जो रिटेल ट्रेडर्स हम करते हैं, इसमें सबसे पहले जो आती है, एक तो फेयर होता है कि यार ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी TRG 160 का था, तो 200 रुपीज़ के टारगेट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन वो लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि 20 से 160 तक हुआ, 8 टाइम्स इसने गेन दे चुके हैं। 160 से 200 इतना पोटेंशियल जूस नहीं रहा, ठीक है। तो ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट ये मरवा देता है। अगर आप 170 पे जाके 200 को आए कर रहे हैं, उसने करेक्शन ली 120 तक आया, आप कहीं स्टैंड नहीं करते थे उस वेट के साथ। फिर दूसरी बात, जहाँ पे आपकी लालच शुरू हो जाती है, ग्रीड, कि आपने 80 पे लिया और आपका टारगेट था 120, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं 150 पे अब बेचूंगा, अब छोड़े 120 वाली कहानी तो पुरानी है। आपने प्लान पे रहे, अगर आपने 120 का सोचा हुआ है तो 120 लें। हो सकता है वो 123 लगा के, 4 लगा के, उसके बाद ऐसा हो कि वो फ्लोर ही होता चला जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो हमेशा अपने ट्रेड प्लान पे रहना चाहिए। ये दो इमोशंस आपके वहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं जब आपके पास कोई ट्रेड प्लान हो। फिर उसके बाद अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 दफ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, तसल्ली रखें, अगली ट्रेड आपको उससे बेहतर मिलेगी, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। रिवेंज लेना, बदला लेना उसी ट्रेड के साथ, उसी स्क्रिप्ट के साथ, वो फिर गलत हो जाता है। फिर उसमें आपसे डिसीजंस ठीक नहीं ले पाते और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ओवर लेवरेज हो जाना। आपका 1 मिलियन का अकाउंट है, आप 5 मिलियन के लेवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यार मैं आज कम से कम 5 लाख रुपए बना के जाऊंगा। कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, इतनी ज़्यादा लेवरेज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके अकाउंट्स जो है वो वॉश आउट हो जाए। बहुत ज़्यादा पैनिक है आजकल मार्केट में, ट्रिकी मार्केट है, स्विंग्स ऐसे लगते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे लेवरेज कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कैश, कम से कम वॉल्यूम्स, इस तरीके की ट्रेडिंग होनी चाहिए। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है ना, वो आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। और अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो उसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप कैसीनो में बैठे हैं और आपको
डिसीजन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है। आप सिर्फ नंबर्स को प्ले कर रहे हैं, नंबर्स को देख रहे हैं, ग्रीन हो रहा है तो बाय कर रहे हैं, रेड हो रहा है तो बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। इन सब चीज़ों के लिए जब आप माइंडसेट को अपने मास्टर्स कर लेते हैं, उसमें सबसे की इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका ट्रेड प्लान, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो, आपका आपका टारगेट प्रॉफिट डिफाइन हो, ठीक है। जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी डिफाइंड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं हाइस के ऊपर, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जा रहा होता है, ठीक है। आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 1 मिलियन के अकाउंट को 2 मिलियन कर दें। यहाँ पे ड्रामा फिल्म और दानिश नहीं है, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमेशा से। सो ये एक फ्लो चार्ट है। ट्रेड प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने ट्रेड प्लान पे रहते हैं आप कामयाबी से इस फील्ड में ग्रो करते रहते हैं। जैसे ही आप ट्रेड प्लान से हटे अपने और स्टॉप लॉसेस हटाना छोड़ दिए, प्रॉफिट लेवल्स पे आपने एग्जिट करना छोड़ दिया, तो वहाँ कहीं आप डेफिनेटली बड़े लॉसेस कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नए हमारे हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेडर्स, वो ये स्पेशली जब भी आप ट्रेड लें ट्रेड प्लान ज़रूर रखें। जी सर। जी थैंक यू। मेरा ख्याल है काफी डिटेल से जो नए हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नया ज्वाइन किया, मैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी। ये मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है और जिस तरह मार्केट में स्विंग्स आ रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी देखना चाहिए और ट्रेड प्लान जो ऑप्ट कर रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए, जो हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क रिवॉर्ड को लाजमी देख के काम करें। एनीवे स्टार्ट आगे चलते हैं और इंडेक्स के व्यू देखते हैं। लास्ट वीक जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे फराज ने आपसे, उसमें के ऊपर हम फर्दर उनसे पूछते हैं कि अब क्योंकि मार्च की क्लोजिंग भी हो चुकी है तो अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट के एरियाज हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे थे मार्च की क्लोजिंग को। तो वो क्लोजिंग जो थी वो ऐसी कैंडल बनी है कि 43,760 से ऊपर जो मैं एक वॉच आउट लेवल कंसिडर कर रहा था, और 47,300 से नीचे। तो ये जो आपकी फॉर्मेशंस थी, ये हमने डिफाइन किया हुआ था कि यार जब भी ऐसी फॉर्मेशंस बनती हैं, पिछले 5 साल पहले 5 साल 5 दफ़ा बन चुकी हैं 5 साल, उसमें ये होता है कि अप्रैल ग्रीन मोस्ट लाइकली हो सकता है, लेकिन नए हाइज 47,300 को ब्रेक करना मुश्किल हो। तो इसी को हम आगे अब लेके चलेंगे अपने स्ट्रैटेजी पे और अपने इंडेक्स व्यू पे। तो अब जो मैंने या मुझे जो लग रहा है कि वो 100 इंडेक्स की एक रेंज डिफाइन होती हुई नज़र आ रही है, और वो इस तरह की बन रही है कि 46,300 से, यहाँ मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, 46,500 300 से आपकी रेंज यहाँ से लेके हो सकता है कि 41,800 या 400 तक की रहे। सो ये मुझे लगता है कि अप्रैल का जो मंथ है वो आपका इसी तरीके से रेंज बाउंड रहेगा और ट्रिकी रहेगा, और यहाँ पे इमोशंस आपके बड़े कंट्रोल करने पड़ेंगे। कभी ऐसा लगेगा कि मार्केट बस यहाँ से ऊपर चली गई, कभी ऐसा लगेगा यहाँ से नीचे चली गई। होगा क्या कि मोस्ट लाइकली आपकी एक रेंज डिफाइन होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। सो रेंजेस को प्ले करने का बहुत ज़्यादा इस पे तरीके से काम किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर ओवर बॉट स्क्रिप्ट्स हैं उनको बेचा जाए, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको ख़रीदा जाए। सो रेंज में रहती हुई लग रही है मार्केट, और जो हमारे पॉइंट्स टेबल हैं बुल्स और बेयर्स के, वो स्टिल इंटैक्ट हैं, वैसे के वैसे ही, इनमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो हो सकता है कि ये आपकी 41,800 से लेके 46,400 500 की रीजन में आपकी मार्केट जो है ट्रेड करती रहे। इस वीक के जो सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो सबसे पहला 43,990 है, दूसरा 43,100 है, पहली रेजिस्टेंस 45,100 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 45,650 पर है। तो बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऐसी रेंज मार्केट जो होती है, ट्रिकी मार्केट जो होती है, वो स्टॉप लॉसेज और जो है वो इमोशंस के साथ काफ़ी प्ले करती है। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक्स में जिस तरह पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहने की और कैश पे रहने की, तो अब मैं रेंज में है मार्केट, और अप्रैल भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है।
तो मैं बजाय इसके कि सेलर्स में शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाऊँ, मुझे लगता है कि वैल्यू बाइंग्स करनी चाहिए जो अच्छे स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले गुल अहमद की सपोर्ट 2 लेवल्स यहाँ पे बताए हैं, 45 50 43 40, ये स्टॉप लॉस लेवल बनता है 42 50 का। इसमें अगर आप लोगों को याद हो, एक वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी में डिस्कस हमेशा से करता आया हूँ, पुरानी वीडियोस भी जाके देखें उसमें। यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो कंसोलिडेशन के बाद पिकअप करना शुरू कर गए हैं ऐसे। तो ये मोस्ट लाइकली यहाँ से ये आपका ये बॉटम लगता है और उसके बाद यहाँ से ग्रेजुअली ये इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। और अगेन यहाँ पे एक लेसन भी है लोगों के लिए जो वॉल्यूम्स को देख के ट्रेड करते हैं कि वॉल्यूम्स आज इसमें बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम गुल अहमद के जब वॉल्यूम्स थे 13.98 मिलियन, ये इसका हाई था। सो जब भी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हों तो वो थोड़ा सा उधर आपको कॉशियस होना पड़ता है। और जब वॉल्यूम्स आपके एक कंसोलिडेशन फेज से निकल के ग्रीन हो रहे हो, ये आपकी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है वॉल्यूम इंडिकेटर पे, तो ये जो है आपका बॉटम मोस्ट लाइकली हो सकता है। सो यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। इस जैसे स्टॉक में गुल अहमद में ये स्टॉप लॉस डिफाइन है और ये इसके टारगेट्स डिफाइन है। सो ये एक पिक है। इसके बाद अमरीली स्टील की अगर मैं बात करूं, इसमें भी वॉल्यूम्स के ऊपर वैसे ही डाइवर्जेंस नजर आएगी। वॉल्यूम्स पिक होना शुरू हो गए हैं और अगेन ये भी इन्हीं सपोर्ट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। और 41 38.80 37.80 के स्टॉप लॉस से बाय अटेम्प्ट की जा सकती है, 44 40 और 46 20। सो ये सेकंड पिक है इस वीक के लिए। और उसके बाद फौजी सीमेंट की अगर बात करें तो ये अपने कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर निकला है। कंसोलिडेशन बॉक्स से बाहर निकला है। पहली जो सपोर्ट इसकी आ रही है 2330 की, दूसरी 2260 की। सो ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 2160 के स्टॉप लॉस से जो है 25.05 और 26.20 के रेजिस्टेंस लेवल्स को टारगेट किया जा सकता है। फिर एक और स्क्रिप्ट है JSCL, इसमें भी डाइवर्जेंस है और इस पे RSI के ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है इस पे। सो अटेम्प्ट किया जा सकता है ये भी स्टॉप लॉस के साथ। ये डाइवर्जेंस बन रही है, ये नीचे आ रहा था RSI के ऊपर और डाइवर्जेंस बन रही है। सो अगेन ये सपोर्ट लेवल्स 18.50 17.35, स्टॉप लॉस 16.90 का बनता है और 20.05 21.45 ये रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए। फिर एक और स्क्रिप्ट है निशाद मिल्स, इसको बहुत क्लोजली वॉच करें। ये अपनी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 94, ये 94 इसका वॉच आउट लेवल है। अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो 98 और 105 के रेजिस्टेंस को एज अ प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं। और नीचे अगर तो ये नहीं ब्रेक होता तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे 86 और 81 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, वहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। सो ये 4-5 टॉप पिक्स हैं इस हफ्ते के लिए। जी सर। जी थैंक यू जी। फिर आज अब हम क्लाइंट की क्वेरीज की तरफ आ जाते हैं और मैंने आपको दी है, उन क्वेरीज को आंसर कर। जी सबसे पहले नेटसॉल का पूछा हुआ है और बल्कि ये ट्रेड प्लान हमने शेयर भी किया था। ये 175 और ये जो जोन था इसका, ये इसकी पहले कंसोलिडेशन बॉक्स रह चुका है, जो इसने ब्रेक करने के बाद जो है रैली किया था 303 304 तक। अब जो है ये इसकी जो पहली सपोर्ट आ रही है वो 175 और 169 168 का स्टॉप लॉस है, इसको ज़रूर फॉलो करें। फिलहाल जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो 189 और 196 के करीब की है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे, इसकी जो RSI है, जब वो लास्ट इसमें पहले बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी ऐसे, आपका ये प्राइस ऊपर जा रही थी और RSI पे डाइवर्जेंस थी। सो ये डाइवर्जेंस ख़त्म हुई है और उसके बाद ये आपकी ओवर सोल्ड कंडीशन में आ गया है। जब लास्ट टाइम ये ओवर सोल्ड कंडीशन में इस तरीके से करेक्ट होने के बाद आया था, वो प्राइस थी इसकी 50 समथिंग और उसके बाद ये वहाँ से कंटिन्यूसली रैली करता हुआ 204 और उसके बाद 303 तक भी गया था। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक ग्रीन कैंडल या जो है प्राइस एक्शन पे एक अच्छी बुलिश पिन बार टाइप की फॉर्मेशन अगर बन जाती है तो ये कंफर्मेशन होगी कि इसका बॉटम जो है वो लग गया। उसके बाद ये हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेट होने के बाद फिर से रैली करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 168 का फिलहाल स्टॉप लॉस, इसको देखते हैं। अगर 168 ब्रेक होता है तो फिर नीचे ये हेड एंड शोल्डर की जो प्रोजेक्शंस बनती है वो 150 के करीब आती है, तो फिर 150 के पर जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनती भी आ रही है। तो फिलहाल 168 के स्टॉप लॉस से ही इसको ट्रेड करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी है
AVN से रिलेटेड। AVN में कन्वर्जिंग ट्राइंगल जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है। सो ये सपोर्ट लेवल्स पे बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है। 79 एंड 74 ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 72 के स्टॉप लॉस अटेम्प्ट करें। ऊपर फिलहाल जो 83, 88 और 94 के करीब की रेजिस्टेंस है। 94 की इंपॉर्टेंट एरिया होगा, वो ब्रेक करेगा तो फिर ये शायद रैली करे। तो 94 तक तो यहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसके बाद PICT, ये इसमें 162 की रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये डिसेंडिंग बेयरिश ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये हो सकता है मजीद बढ़ता चला जाए। तो 162 को क्लोजली वॉच करें। 176 पर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं 150 का पहला है और 144 का इसका दूसरा सपोर्ट लेवल है। फिर इसके बाद एंग्रो की क्यूरी है। एंग्रो जो है ये फ्राइडे को इसने एक बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी 306 307 के अराउंड, तो उस पे इसने रिजेक्शन लिया और भी नीचे आया है। सो ये फिलहाल जो इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं 298 284 के हैं और ऊपर जो रेजिस्टेंस 308 और 320 के। फिलहाल ये जो रेंज इसने डिफाइन की हुई है 284 और 320, इसी के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जी सर। जी थैंक यू फराज। आज का वेबिनार हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस आप एज यूजुअल जो हम बताते हैं technicals@pearl, हमें ईमेल कर सकते हैं कोई भी क्यूरी हो आपकी। और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में ब्रांच मैनेजर से या ट्रेडर से कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी हमें भिजवा सकते हैं। और इसी तरह ही हमारा आज का वेबिनार हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।